अस्सलाम वालेकुम। फार्म तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको फार्म दिखाने वाले हैं ये अपनी नौयत का अपना ही फार्म है और बिल्कुल मुनफरिद एक मॉडल के ऊपर चल रहा है। और इसके जो प्रॉफिट है वो किसी की जेब में नहीं जाते। कहाँ जाते हैं ये हम इंजीनियर शकील अहमद कुरैशी साहब हैं जो इसको मैनेज करते हैं, उनसे पूछते हैं। और ये फार्म जो है वो मुनफरिद कैसे है ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही माशाल्लाह 150 जानवर है यहाँ। बड़ा अच्छा फार्म आपने मैनेज किया हुआ है, बिल्कुल एक जिस तरह कमर्शियल फार्म होता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप इंजीनियर हैं तो आपको ये फार्म का शौक कहाँ से है? नहीं, मुझे इंजीनियरिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा और वो मेरा पेशा है और शौक से करता हूँ। देखिए, हमने ये फार्म बनाया है एक स्कूल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। स्कूल सिस्टम बुनियादी तौर पे उन बच्चों को तालीम देने के लिए पैदा किया गया जो फॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर सकते और उनके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं होते कि वो किसी अच्छे स्कूल में या किसी दरमियाने स्कूल में भी दाखिला लें और फिर उनकी किताबें भी लें, फिर कापियाँ भी लें और फिर आने जाने के अखराजात भी हों और फिर फीस की मद में भी पैसे जाएं। तो हमने एक ऐसे स्कूल को तरतीब दिया जिसमें वो बच्चे जो फीस अदा करने के काबिल नहीं हैं, किताब खरीदने के काबिल नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट के काबिल नहीं हैं, उनको तालीम फराहम की जाए और मुफ्त फराहम की जाए। जो बच्चा पढ़ने आए उसको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि 15 दिन के बाद मास्टर साहब कहेंगे जी पैसे लेकर ले आओ, फीसां जमा कराओ। अब सवाल ये पैदा हुआ है कि ये फीस चले स्कूल बना लिया, क्यों? एक तो बात मैंने बताई। दूसरी ये है, इस स्कूल का नाम हमने आबरू वेलफेयर स्कूल रखा। आबरू वेलफेयर स्कूल इसलिए रखा कि तालीम और अखलाकियात मिल के आबरूमंद इंसान बनाते। और हमारा मकसद ये है कि आबरू स्कूल से जो बच्चा पढ़ के निकले वो एक आबरूमंद इंसान हो और वो एक आबरूमंदाना जो सोशल सेटअप है, मुआशरा है, उसको तरतीब दे सके, उसका एक फ़ाल जो है नुमाइंदा बन सके। ये एक बात इतनी आसान और इतनी कहने में आसान है, कहने में ही आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आपने करना क्या है, आपने 2-3 जगहों पे लड़ना है। एक जगह तो ये है कि आपने उनको जो मरवजा तालीमी निज़ाम, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, मरवजा दुनियावी तालीम है वो देनी है और वो भी मेयारी देनी है। दूसरा इसमें चैलेंज ये है कि मेयारी दुनियावी तालीम या जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है वो देने के साथ साथ बच्चों की अखलाकियात जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी। और तीसरी बात यह है कि एक जगह पहुंचने के बाद आपको उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म, पेशावराना जो तरबियत है वो भी देनी है ताकि वो सोसाइटी में रह के अर्न कर सकें और उस सोसाइटी को लेके चल सकें और उसमें घिसटते ना फिरें बल्कि उसमें सीना तान के चलें। ये एक छोटी सी असाइनमेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। चुनाचे जब हम दोनों मियाँ बीवी ये बातें करते थे तो उसने फिर ये किया कि 1 जनवरी 2003 को अपने घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों के 5 बच्चों को रैंप से उठाया, अपने पोर्च में बिठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया। ये पहला दिन था आबरू स्कूल की तरतीब का, बुनियाद का। आज 22 साल हो गए। अब हमारे पास बड़े बड़े स्कूल हैं, लाहौर में भी हैं। टोटल कितने कैंपसेस हैं और टोटल बच्चे कितने इस वक्त जो हमारे पास ज़ेरे तालीम है? लाहौर में अगर मैं झुग्गी स्कूल्स को भी मिला लूँ तो ये 11 हैं। फॉर्मल स्कूल्स 5 हैं। अगर मैं लाहौर से बाहर चला जाता हूँ तो सरगोदा में भी स्कूल है, वाकैंट में भी स्कूल है, सियालकोट में भी स्कूल है। तो इस तरह से ये 18-19 स्कूल हो जाते हैं और इसकी टोटल एनरोलमेंट 5700 के करीब पहुंच जाती है।
और ये बच्चे नर्सरी में आते हैं हमारे पास और 12th क्लास तक हम इनको तो तालीम देते हैं, यानी FSC कराते हैं। सही। और इन 12 सालों के दौरान हम इनसे कोई पैसा नहीं लेते। इनको यूनिफॉर्म स्कूल देता है, इनको किताबें स्कूल देता है, इनको स्टेशनरी स्कूल देता है, इनको मौसम के लिहाज से इनकी ड्रेसिंग स्कूल करता है। इनमें से जो ये बच्चे यतीम हैं उनके लिए एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाई गई है जिसका नाम हमने आबरूज पीस होम रखा है। उसमें 2 हिस्से हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का। 100 लड़कियों की गुंजाइश है, 100 लड़कों की गुंजाइश है और दोनों सेपरेटेड हैं विद हार्ड वॉल। वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो भी ऐसे ही है जैसे एक बच्चे को घर में फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, 5000 से ज़ायद बच्चे हैं और कुछ 17-18 कैंपसेस हैं। तो ये जो फार्म है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उन अखराजात को उठाने में? हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है हमारे पास। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट इस तरह से है कि जब हमें पहली दफ़ा 2007 में फाइनेंशियल क्रंच आया तो हमने ये सोचना शुरू किया कि ये बंद हो जाएगा अगर इसमें कंटिन्यूटी ना रही फंड्स की। और ज़कात और खैरात कंटिन्यू कभी भी नहीं होते, ये यो करते हैं, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, किसी महीने ज़्यादा पैसे आ गए, किसी महीने अगले से जो पैसे आते हैं उससे भी कम आए। तो इस सोच ने हमें ये इस बात पे मजबूर किया कि हम इसके पीछे कोई बिजनेस खड़ा करें ताकि कंटिन्यूटी तो रहे। यो तो इसने होना ही है। तो मैंने ये, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर बहुत अरसा काम करके आया हूँ, तो मेरे पास मैंने वहाँ ये देखा था कि जो साहिब खाना होता है वो अपने घर के कूड़े की जिम्मेदारी लेता है। वो अपने घर के कूड़े को गीले और सूखे 2 हिस्सों में अलग करता है, दोनों हिस्सों को म्यूनसिपलिटी को देता है और उन दोनों हिस्सों को अलग उठाने के म्यूनसिपलिटी उनसे पैसे भी लेती है। मैंने अपनी वाइफ को मशवरा दिया कि हम जिस इलाके में रहते हैं वो एक अच्छा इलाका है, हमारे उसमें दोस्त भी हैं, यार भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं, तो अगर हम उनसे ये बात करें कि वो अपने घरों का जो वेस्ट है उसमें से रिसाइकलेबल पार्ट जो वो उसे फेंक देते हैं वो अपने घर में ही सेपरेट कर लें और हमें डोनेट कर दें। इस तरह जो उस सॉलिड वेस्ट को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो इसमें डालें। ये हमने 2007 के जनवरी, फरवरी और मार्च में एक कैंपेन की और अपने यारों दोस्तों को मदऊ करते थे। हर छुट्टी के दिन उनसे हम ये बात करते थे, उनको समझाते थे, कुछ मान जाते थे, कुछ नहीं भी मानते थे। पहली अप्रैल 1 जो 2007 था, इसमें हमें एक थैला किसी ने दिया। वो थैला सॉलिड वेस्ट से भरा हुआ था, उसे लाके हमने खोल के बेचा तो 36 रुपए का था। यानी ये पहली वेल्थ जनरेशन थी आउट ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट। आज पूरे लाहौर में हमारे 8000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो हर हफ्ते हमें अपना सॉलिड वेस्ट देते हैं और वो 40-45 टन हो जाता है और डिपेंड करता है वेदर पे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है, कौन सी चीज़ कम आ रही है, और उसको हम बेच देते हैं रिसाइकलिंग कंपनीज़ को और उससे हम बहुत सारे पैसे बना लेते हैं और हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसका 30-31% उसमें से आ जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाया तो आज से 5 साल पहले हमें ये ख्याल आया कि हम एक ये लाइव स्टॉक फार्म बनाते हैं जिसमें हम गंदम भी अपनी उगा लिया करेंगे, क्योंकि 5000 बच्चा रोटी खाता है तो गंदम बहुत लगती। चावल भी अपना उगा लिया करेंगे, गोश्त भी अपना ही कर लेंगे, दूध भी अपना कर लेंगे। इससे एक बहुत बड़ा एक्सपेंस जो हमारी जेब से निकल के मार्केट में चला जाता है वो हमारे पास ही रहेगा और हम उससे वेल्थ जनरेट भी करेंगे। चुनाचे इसको हमने शुरू कर लिया। बड़ा अपने और आज जाए हुए हैं आपने ऐसे ही इन्हें समझ आ रही होगी शायद मैं इनकी बातें कर रहा हूँ। हाँ। तो अब वो हुआ ये कि अल्लाह ताला ने इसमें भी कामयाबी भेजी, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले काम में कामयाबी भेजी और उससे हमने अब 5 साल के बाद हम उस जगह पहुँचे हैं कि इससे एक माकूल मुनाफा पैदा करते हैं और उसको भी आबरू में ही इंडक्ट कर लेते हैं। चुनाचे अब जो हमारी जो इन्हसार था
कि डोनेशन आएगी, ज़कात आएगी, खैरात आएगी तो ये चलेगा, और जिस महीने नहीं आएगी नहीं चलेगा, उससे हमारी जान का छुटकारा हो गया। अब हमें ये पता है कि ये दो बिजनेस हैं, एक ये पैसे ला रहे हैं, तो हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि किसी वक्त किसी चीज़ को थोड़ा बैलेंस कर लिया, किसी वक्त किसी चीज़ को मैनेज कर लिया, और इस तरह से चलाते हुए आज 22 साल हो गए हैं। हज़ार बच्चे पढ़ के निकले हैं और अपनी अपनी मंजिलों पे हैं, और जब कभी मिलते हैं या एलुमनाई होती है और वो आके अपनी अपनी गुफ्तगू करते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। अच्छा बताएं, मुश्किल तो नहीं है मतलब एक इंजीनियर के लिए लाइव स्टॉक फार्म बनाना, और उसको आल्दो के पर्पस प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट इदारे को जाना था, जेब में नहीं जाना था, तो ये किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे ओवरकम किया? मुझे जानवरों का कुछ पता नहीं था, मेरी बीवी को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसे साथी दिए, आप जैसे भी साथी दिए। आपने 10,000 दफ़ा हमें कहा कि जी आपके ये जानवर जो हैं ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बकरों में ये बीमारी आती है, इसका ध्यान करें, इनको फूड कौन सी चाहिए, कौन से महीने में कौन सी चाहिए, जो है साइलेज क्या होता है, कैसे बनता है, साइलेज कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बहुत सारे दोस्तों ने आप समेत, यानी अब माशाल्लाह आपको सारा पता चल गया। अब हमें सारा क्या, अब तो हम आपके बराबर तो नहीं पता कर सकते, लेकिन तकरीबन पास हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब वो जो मुश्किलात शुरू में आई हैं, हर चीज़ में आती है, किस में नहीं आती? माँ बाप को बच्चे पैदा करने के बाद पालने में नहीं आती। बिल्कुल। तो ये भी ख्याल भी तो एक बच्चा ही होता है जो दिमाग में पैदा होता है, फिर आप उसको नरिश करते हैं, तो मुश्किलें तो आनी ही है, एंड इट डज। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उसको ओवरकम किया मुश्किलात, अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आप इस स्टेज पे खड़े हैं कि आप बेशक यहाँ 500 जानवर पाल। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है। अच्छा, जानवर लोग खरीदते हैं सवाब के लिए, तो अब यहाँ से अगर कोई जानवर खरीदता है तो उसको तो दोहरा सवाब होगा। देखें, ये अल्लाह की ज़ात जानती है, और ये उसकी सोल प्रॉपर्टी है सवाब। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे तो अपनी पड़ी हुई है कि एक दिन मैंने भी जान छुड़ानी है, कुछ रहम मांगना है, कुछ कोताहियों की तलाफी भी करवानी है। तो मुझे तो इनमें से ही अगर कुछ मिल जाए इस सोच के अगेंस्ट कि मैं इंसानी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो पौं बारा है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो कोई जो ईद पे जानवर खरीदते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज आपने दे दिया है। आपने कह दिया है कि इसमें तो दोहरा सवाब है, एक आप अपनी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करेंगे, और एक आप इंसानी भलाई के काम में हिस्सेदार बन जाएंगे। तो पैगाम तो आपका दिया हुआ मैंने रिपीट कर दिया। ये बताएं कि नॉर्मली जो यहाँ वेट है, ये मुझे नज़र आ रहा है 300 से 350 किलो के दरमियान है, इससे ज़्यादा 400 किलो तक के भी हैं। तो वेट के हिसाब से तोल के जानवर देंगे या लमसम रेट करेंगे? नहीं, हम वो जो है ना, एने कट कर लो, एने वध कर लो, पैसे मांग लिए, फिर उस बंदे ने कम कराए, हमने ना की, फिर उसे बुलाया, ये हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि हम फैटनिंग करते हैं तो हमारा क्या खर्चा आता है, हमने इसको इतने दिन रखा, इस पे क्या एक्सपेंसेस आए, हमने कितने का लिया था, और इसके ऊपर माकूल प्रॉफिट कितना है। इसलिए हम एक वेट निकाल लेते हैं कि हम गोश्त के हिसाब से, कि इसमें से अगर 1 मन गोश्त निकलना है, 40 किलो निकलना है, मार्केट में 40 किलो गोश्त कितने का है, उसके हिसाब से हम उनसे पैसे ले लेते हैं। पहले बुक कर लेते हैं, वो हमें 50,000 60,000 दे के चले जाते हैं, अपना जानवर जो है पसंद कर जाते हैं, उसे टैग लगवा जाते हैं। जब ईद आती है और वो लेने आते हैं, हम उसका फिर वजन कर देते हैं उनके सामने, वो वजन के पैसे दे देते हैं जो बकाया रहते हैं। और वजन के हमारा तय हुआ होता है कि हम इतने रुपए पर केजी देंगे, तो वो आसान हो जाता है। ना चिक चिक है, ना बकबक है, ना आपके दिल में कि ये क्या भाव ले लिया यार, मत महंगा तो नहीं लिया है जरा दे, ना मेरे दिल में कि मैंने कहीं सस्ता तो नहीं बेच लिया। तो इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, मार्केट में बड़ी मेल प्रैक्टिसेस हैं फीड के हवाले से, इनको हार्मोनल इंजेक्शन भी लगते हैं, फीड में भी ऐसी चीज़ें डलती हैं कि इनका वो वज़न बढ़े, तो इस फार्म पे क्या प्रैक्टिसेस होती हैं? हमारे इस फार्म की प्रोडक्ट्स क्या है? मुर्गी, दूध, मक्खन, अंडे, इसके साथ ये गोश्त। दूध की ये गारंटी है कि जो कतरा जानवर से हमने वसूल पाया है आपकी देगची में, वो उबलेगा। सही है, बेहतरीन है। हम जानवरों को इंजेक्शन नहीं लगाते,
क्योंकि उस इंजेक्शन के बाद असरात जो हमारी बच्चियों में आते हैं वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरी भी बच्चियाँ 3 बेटियाँ मेरे पास हैं, अल्लाह के फजल करम से अपने अपने घर चली गई हैं। मुझे पता है कि बेटी के मसाइल क्या है। आज मैं क्या कर लूँगा, ये पैसे मेरी जेब में जाने ही नहीं हैं, तो मुझे लालच किस चीज़ का है? क्यों लोगों की बेटियों की जिस्म खराब करूँ? मैं तो नहीं करता। और जब गारंटी देता हूँ कि जो इसके अंदर से कतरा निकला है वो आपकी देगची में उबलता है, तो जब वो उबालता है ना उसको समझ आती है शकील से या रुबीना ठीक कहते हैं। मुर्गी का भी यही है कि हम मुर्गी को भी कुछ ऐसी खुराक नहीं देते कि वो ज़बरदस्ती अंडे दे। जो नेचुरल अंडे आते हैं वो हम प्रीमियम कॉस्ट पे बेचते हैं। जो मुर्गी हमारे अंडे देना बंद कर देती है, देसी मुर्गियाँ हम रखते हैं और देसी मुर्गी का गोश्त बेच देते हैं। जो हमारे पास दूध ज़्यादा हो जाता है उससे हम मक्खन निकाल लेते हैं, उससे मक्खन घी बना के बेच देते हैं। और कोई चीज़ नामाकूल नहीं है हमारे पास, जो प्रॉफिट है वो भी माकूल है। आपके फार्म का नाम भी इंटीग्रेटेड आबरू फार्मिंग है और आपका काम भी इंटीग्रेशन का ही है, आपने ऐसा सारी ही। चीज़ों को ऐसा इंटीग्रेट ही। किया हुआ है। शकील साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुर्बानी तो हर किसी ने करनी है और सवाब की नीयत से करनी है। यकीनी तौर पर अगर ऐसे इदारे से जानवर खरीद लिए जाएं जिसके प्रॉफिट से किसी ने पर्सनल कोई काम नहीं करना बल्कि एक यतीम खाना चलाना है और स्कूल चलाना है, तो यकीनी तौर पे जो आपका सवाब है वो कई गुना बढ़ सकता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।